be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। आज की तारीख है फरवरी 12। अब आप सोच रहे होंगे इस तारीख में इतना इंपॉर्टेंट क्या है, इतना खास क्या है। मैं बात नहीं कर रहा हूं वैलेंटाइन वीक की, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश, जो कि हमारा सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेबर है, जहां पे एक क्रूशियल टेस्ट चल रहा है इन फॉर्म ऑफ नेशनल इलेक्शन। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर आज वोटिंग चल रही है और अभी तक 33% वोटिंग हो चुकी है बांग्लादेश के अंदर। बट खास ये है कि अब ये जो वोटिंग हो रही है और उसके बाद में कौन सी पार्टी बांग्लादेश के अंदर सरकार बनाती है, ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। ना खाली बांग्लादेश की डेमोक्रेसी के लिए, बट एज वेल एज पूरी की पूरी साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स के लिए भी। क्योंकि अगर कौन सी पार्टी आएगी, वो कैसे रिफॉर्म्स लेके आएगी, क्या स्टेप लेगी, वो डिसाइड करेगा कि इंडिया और बांग्लादेश के कैसे रिश्ते होंगे, बांग्लादेश पाकिस्तान के क्या रिश्ते होंगे, और चाइना और यूएस कैसे अपना इंफ्लुएंस इस रीजन में प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। और इस टाइम पे जो वोटिंग हो रही है, डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट चल रहा है दो पार्टीज के बीच में। एक तरफ है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको लीड कर रहे हैं खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, एंड अदर साइड है जमाते इस्लामी, जो कि एक गठबंधन है 11 पार्टीज का। और इसमें सबसे अहम पार्टी, इस गठबंधन के अंदर सबसे अहम पार्टी है नेशनल सिटीजन पार्टी, जिनके स्टूडेंट्स और जिनके यूथ एक्टिविस्ट ने काफी सारे प्रोटेस्ट किए थे 2024 के अंदर, जिसकी वजह से शेख हसीना की सरकार गिरती है। और अभी यह बताया जा रहा है कि बीएनपी लीड कर रही है इन इलेक्शंस के अंदर। बट जब भी बांग्लादेश इलेक्शन की बात आती है, तो पाकिस्तान अपने डर्टी गेम्स जरूर खेलेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दैट पाकिस्तान इज प्लेइंग नाउ डर्टी। अभी जो भी हमारी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जो पाकिस्तान की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई हो, या फिर दो ऐसे टेररिस्ट ग्रुप, चाहे वो लश्कर ए तैयबा हो या जैश ए मोहम्मद, जिनके टेररिस्ट को और जिनके टेरर ग्रुप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पाकिस्तान में पाया जाता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे वो बांग्लादेश के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सके और ये ज्यादा डैमेजिंग कर सकें इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को। क्योंकि ये इलेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। एंड वन बाय वन ये भी समझेंगे कि क्या स्टेक पे लगा हुआ है, मतलब इंडिया के लिए बांग्लादेश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और अगर मान लीजिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आती है बांग्लादेश के अंदर, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे से इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो। या फिर अगर जमाते इस्लामी जीतती है, तो उसका क्या इंप्लीकेशन होगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वन बाय वन हर एक चीज समझेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। अब आप सभी को याद होगा, जुलाई 2024 के अंदर स्टूडेंट सड़कों पे आ जाते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं शेख हसीना की सरकार के खिलाफ। इनिशियली जो ट्रिगरिंग पॉइंट होता है वो ये होता है, जिस तरीके से जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं या जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसमें जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था उन लोगों को जो 1971 के वॉर वेटरन्स हैं, उनकी फैमिलीज को, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है। एंड देन बाद में शेख हसीना की सरकार पे ये आरोप लगते हैं कि ये करप्ट है, इनके कार्यकाल में इन्फ्लेशन बहुत महंगा हो चुका है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं। और मोस्टली आप देखेंगे रिवॉल्यूशन के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन होता है, वो होता है जब आपकी जनता सरकार से सहमत नहीं है, या फिर वो जो चाहती थी ग्राउंड पे वो नहीं हो रहा है। और जब आपको आर्थिक मंदी देखने को मिले, जहां पे महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता चला जा रहा है, एंड देन करप्शन के चार्जेस लगते हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स एक साथ आके शेख हसीना की सरकार को गिरा देते हैं। एंड देन शेख हसीना की सरकार इंडिया आती है और उनके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि उन्होंने काफी लोगों की जान ली है इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। एंड देन उसके बाद में एक इंटरिम गवर्नमेंट को सेटअप किया जाता है, जिसके हेड होते हैं मोहम्मद यूनिस, जो कि एक नोबेल लॉरिएट भी हैं। और फिर जून के अंदर जो जमाते इस्लामी है, जिसके ऊपर पहले बैन लगा हुआ था, उस बैन को लिफ्ट कर लिया जाता है। एंड देन कहा जाता है कि आप इस बार के इलेक्शन लड़ जाते हैं। और फिर ऐसा लग रहा था कि जो जमाते इस्लामी है और जो नेशनल सिटीजन पार्टी है, उनके बीच में हमें इलेक्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको फाउंड किया गया था प्रेसिडेंट जियाउर रहमान, जो कि पति थे खालिदा जिया के। अब ना इनके पति रहे हैं और इवन खालिदा जिया की भी डेथ हो गई थी। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज भी भेजा था रिस्पेक्ट का। एंड इवन हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब भी गए थे तारिक रहमान से मिलने, और वहां पे भी उन्होंने शोक व्यक्त किया था। एंड देन बीएनपी के लीडर तारिक रहमान, जो 18 साल से बांग्लादेश से बाहर रह रहे थे, वो एंट्री करते हैं। और डिसाइड होती है फरवरी 12 2026 को जनरल इलेक्शन भी होगा, और इवन इसी दिन रेफरेंडम भी कराया जाएगा, पब्लिक की वोटिंग भी कराई जाएगी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस चाहिए, क्या रिफॉर्म्स चाहिए। अब जब ये रिश्ते खराब हो रहे थे, चाहे से वो मोहम्मद यूनिस की सरकार के अंदर हो, सबसे बड़ा कंसर्न था जो हिंदू माइनॉरिटीज पे अटैक किया जा रहा था, और वो अभी भी नहीं रुक रहा। और मैंने पहले जो वीडियोस बनाए थे तब भी कहा था कि इट विल गेट कंटिन्यू, मतलब
ये दुखद है, कंसर्निंग है, बार-बार इश्यू रेज़ किए गए हैं, बट ये होगा और ऐसा ही हुआ। जो इलेक्शन की शाम थी, उस टाइम पे एक हिंदू मैन को किल कर दिया जाता है, जहां पे वो ऐसी पोजीशन पे पाया गया जहां पे उसके हाथ और पांव दोनों बंधे हुए थे एंड वो एक वर्कर था एट चंपारा टी गार्डन्स। और फिर जब उसकी बॉडी की शिनाख्त की जाती है तो विजिबल इंजरी मार्क्स आप उनकी बॉडी पे देख सकते हो। और 3 दिन पहले ही एक हिंदू बिजनेसमैन का ब्रूटली मर्डर किया था जो एक राइस ट्रेडर था। तो ऐसे इंसिडेंट भी अभी हमें देखने को मिल रहे हैं और इसीलिए ये ज्यादा कंसर्निंग है कि कौन सी पार्टी आती है, स्पेशली माइटी इंटरेस्ट से। मैं सिर्फ हिंदूज की बात नहीं कर रहा हूं, इवन बुद्धिस्ट को टारगेट किया गया है, क्रिश्चियंस को टारगेट किया गया है, लेकिन हिंदूज अगर माइटी में बात करेंगे तो उनकी पॉपुलेशन 8% है। अगर बांग्लादेश की पॉपुलेशन से आप कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा आ जाता है हिंदूज के ऊपर और इसीलिए यह ज्यादा मैटर भी करता है। लेकिन अब वन बाय समझते हैं कि एक पार्टी, कोई भी पार्टी, जैसे वो बीएनपी हो या फिर आप जमात इस्लामी हो या नेशनल सिटीजन पार्टी हो, हालांकि अब जमात इस्लामी ने जो 11 अलग-अलग पार्टीज के साथ में कोalition गठबंधन बनाया है, उसके अंदर एक नेशनल सिटीजन पार्टी भी है। बट इनके मोटिव्स क्या हैं और इनके कैसे रिश्ते रहे हैं इंडिया के साथ में? तब आप समझ पाएंगे कि क्या इंप्लीकेशन होगी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कोई भी पार्टी अगर पिक्चर में आती है या वो अपनी सरकार बनाती है। अब एक तरफ है बांग्लादेश नेशनल पार्टी जिसको लीड कर रहे हैं तारिक रहमान, दूसरी तरफ है जमात इस्लामी जिसको पहले बैन कर दिया गया था, अब अलाउ कर दिया गया है इलेक्शन के लिए, जिसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान। अब ध्यान रखिएगा, तारिक रहमान और शफीकुर रहमान अपने आपस में कनेक्टेड नहीं है। एंड देन है नेशनल सिटीजन पार्टी जिसको शुरू किया गया था स्टूडेंट लीडर नहीद इस्लाम के द्वारा। और इस बार जो इलेक्शन लड़े जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, कैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। ये मेन इश्यू होंगे जो डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन का क्या रुख होने वाला है। और जैसा मैंने आपको बताया, इसी इलेक्शन के साथ में एक रेफरेंडम होगा। रेफरेंडम होगा नेशनल चार्टर 2025 पे, जो कि मोहम्मद यूनिस ने डिजाइन किया था, ड्राफ्ट किया था कि आने वाले टाइम पे बांग्लादेश में जो भी सरकार चलेगी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, उनके टर्म्स और कंडीशन क्या होंगी, उनकी फाउंडेशन, उनकी नींव क्या रखी जाएगी। और अगर आप पास में जब बांग्लादेश की इलेक्टोरल हिस्ट्री देखेंगे, जब जब चुनाव हुए हैं, तो 2001 से 2006 में जब इलेक्शन हुए 2001 के अंदर, उस टाइम पे पार्टी थी, जो पार्टी जीती थी वो थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिनकी उस टाइम पे लीडर थी खालिदा जिया। एंड देन 2008 हो, 2014 हो, 2018 हो, 2014 हो, 24 हो, हर बार आवामी लीग जिसकी लीडर थी शेख हसीना, उन्होंने अपनी सरकार बनाई। और इवन 2024 में तो बीएनपी ने यह डिसाइड किया था कि हम बॉयकॉट करेंगे इस इलेक्शन को। एंड तब से ही चाहे से पार्टीज हों या फिर जो बांग्लादेश के लोग हों, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद आवामी लीग। और ट्रिगरिंग पॉइंट था जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, स्पेशली वॉर वेटरन्स को, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी 1971, जिसे हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं। अब हर एक पार्टी का एजेंडा क्या है? अब जब आप तारिक रहमान की बात करते हैं तो उनका फोकस यह है कि मेरा पूरा का पूरा इंटेंशन या कमिटमेंट होगा नेशनल सॉवरेनिटी की तरफ। यानी कि इंटरनल डिसीजन हो या एक्सटर्नल डिसीजन हो, वो हम अपने बेसिस पे लेंगे, हम किसी कंट्री के इन्फ्लुएंस पे नहीं आएंगे। और यहां पे इन्होंने वुमेन और यूथ को प्रोटेक्ट करने की बात करी। और जो अभी रिवाइवल आपको देखने को मिल रहा है हार्ड लाइन इस्लामिस्ट स्टांस का या इस्लामिस्ट पोजीशन का, स्पेशली जब जमात इस्लामी की आप बात करते हो, तो ये कहते हैं कि जो हमारे राइवल्स हैं वो साफ साफ रिलीजन को एक्सप्लॉइट करके इस इलेक्शन को जीतना चाहते हैं। और जब आप जमात इस्लामी की बात करते हैं तो इन्हें 2013 से 2024 के बीच में बैन कर दिया गया था। अब आपके अंदर यह सवाल आ रहा होगा, इन्हें बैन किया तो किया क्यों गया? क्योंकि जिस टाइम पे 1970s, मतलब आप जैसे ही मान लीजिए पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान अलग बनता है और उसके बाद से ही ये बंगाली लैंग्वेज नहीं बोलने दिया जाता था, वहाँ की वुमेन पे बहुत एट्रोसिटीज़ होती थी। इवन जब जो फाउंडर हैं अवामी लीग के, शेख हसीना के जो फादर हैं, जब वो इलेक्शन जीतते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि आपको नहीं दी जाएगी गद्दी, एंड देन व्हाट नॉट, सब कुछ किया जाता है। तो उस टाइम पे ये पार्टी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी। तो इनके ऊपर इल्जाम लगते हैं वॉर क्राइम्स के और काफी सारे लीडर्स को दोषी भी पाया जाता है, जिनको जेल में डाल दिया जाता है। एंड बैन के पीछे ये जो इनके रूल्स थे, जो इनके चार्टर थे, वो बांग्लादेश का जो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट करते थे इन वजह से। बट जून 2025 में सुप्रीम कोर्ट बैन को लिफ्ट कर लेता है एंड देन इन्हें बोलता है कि आप आ सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसीलिए जो हर्षवी पंत साहब हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि जो इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं वो अपनी जड़ें पसार रही हैं और ये एक चिंता का विषय भी है। अब आगे जाने से पहले कि इंडिया के लिए बांग्लादेश क्यों मैटर करता है, पाकिस्तान चाइना का क्या इंटरेस्ट है, और अगर जमात इस्लामी आती है और बीएनपी आता है तो किस तरीके से सिनेरियो चेंज होंगे, चाहे से वो चाइना के पर्सपेक्टिव से हो, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हो, इंडिया के पर्सपेक्टिव से हो या फिर यूएस के पर्सपेक्टिव से। उससे पहले
अगर आप यूपीएससी सीएससी इस बार दे रहे हैं और आपको फॉर्म फिलिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज शेयर दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन रजिस्टर विद अस, और जो भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, हम आपके साथ उन चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखिए, जब पास में आप देखेंगे ना कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, अब हम दो पार्टीज की बात करेंगे जो अब कंटेस्ट कर रही हैं। तो अगर आप पास में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बात करेंगे, जिसको उस टाइम खालिदा जिया लीड कर रही थी 1991 से 96 और फिर 2001 से 6, तो इंडिया के साथ में रिलेशन कुछ खास नहीं थे, देवर टेंस रिलेशन। क्योंकि उन्हें लगता था कि हमें एक तो इंडिया पे ज्यादा डिपेंड नहीं होना है और इंडिया को अपने ऊपर डोमिनेट भी नहीं करने देना, और इसलिए काफी सारे इश्यूज उस टाइम निकल के आते थे। उन्होंने 1972 की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी उस पर सवाल उठाए। इवन जो फरक्का का बराज बनाया जा रहा था गंगा रिवर पे, उसके ऊपर डिस्प्यूट होता है। एंड यहां तक जो गुड्स फ्रीली ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे थ्रू बांग्लादेश, उसको भी रोक दिया गया, उसको भी अलाउ नहीं किया गया। उन्हें लगता था कि ये बांग्लादेश की सोवरेनिटी को अटैक है, ये उनको हार्म कर सकते हैं। एंड देन ज्यादा टेंस तो और तब हो गए जब खालिदा जिया की पार्टी जमाते इस्लामी के साथ भी मिल जाती है। एंड देन उसके बाद में हमें एंटी इंडिया स्टांस, एंटी इंडिया पोजीशन, एंटी इंडिया एक्टिविटीज बांग्लादेश में एक्टिव होती नजर आती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब शेख हसीना की सरकार आती है तो उनके ज्यादा अच्छे रिश्ते थे इंडिया के साथ में, और जब वो पावर में 2009 में आती है तो उनकी गवर्नमेंट बहुत कड़े एक्शन लेती है जो भी एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इंक्लूडिंग जो लोग जमात से भी लिंक थे, और फिर रिलेशन धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं। और 70s 80s में जो जमात सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान को और जो बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस को अपोज कर रही थी, उनमें से काफी लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, जमात इस्लामी को बैन कर दिया जाता है। लेकिन अब जमात इस्लामी का रुख कुछ अलग है। ये सारे इवेंट्स इसलिए बता रहा हूं बिकॉज यू विल बी एबल टू कनेक्ट इट। अब जमात इस्लामी ये कहती है, शफीकुर रहमान जो इसके हेड हैं, कि यहां पे कोई सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है हमारी कंट्री के अंदर। इंडिया हमारा नियरेस्ट नेबर है और हमारी प्रायोरिटी हमेशा रहेगा, और मैं किसी भी माइनॉरिटी समझता नहीं हूं, हम सब के सब बांग्लादेशी हैं, हर एक कोई फर्स्ट क्लास सिटीजन है, और हम सपोर्ट नहीं करते, एंडोर्स नहीं करते वो डिवीजन जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी के बेसिस पे हो। अब इलेक्शन के टाइम पे ऐसा बोलना तो ऑब्वियस सी बात है, सबके दिमाग में यही सवाल आएगा, ठीक है इलेक्शन जीतने के लिए बात की जा रही है, और इवन इन्होंने यहां तक अपनी पार्टीज के अंदर काफी सारे हिंदू कैंडिडेट्स को भी फील्ड किया है इन इलेक्शन के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो अब ये देखना है कि अगर ये पार्टी जीतती है तो क्या ये जो बोल रही है वही होगा, क्योंकि इनका जो स्टांस है वो बहुत ज्यादा हार्ड है। और मे बी फ्यूचर में अगर ये पार्टी आती है, जिसके चांसेस अभी तो कम लग रहे हैं बिकॉज बीएनपी लीड कर रही है, बट अगर ये पार्टी आती है तो ये देखना होगा कि माइनॉरिटी की सिचुएशन कैसी होगी। सिर्फ एक स्टेटमेंट देना कि कोई सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है, इंडिया हमारी प्रायोरिटी रहेगी, हम किसी भी डिवीजन को नहीं मानते हैं, व्हाट नॉट, दैट इज फाइन। बट एक्चुअली में जब आपकी पार्टी आती है तब आप क्या करेंगे, दैट वी नीड टू सी। अब इंडिया के लिए बांग्लादेश इतना मैटर क्यों करता है? देखिए, पहली बात तो है, एक तो हमारा पड़ोसी है। अगर बांग्लादेश में स्टेबिलिटी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है जितने स्टेबल नेबर्स हमारे आसपास होंगे, ये रीजन पूरा स्टेबल होगा एंड वी कैन ग्रो टुगेदर। आई डोंट नो, मतलब कई बार ये चीजें समझ क्यों नहीं पाते हैं कि अगर आप इंस्टेबिलिटी रखेंगे, आप अच्छे रिश्ते नहीं रखेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कीजिए, अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज कीजिए, लेकिन अगर ये पूरा रीजन स्टेबल रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है वेस्टर्न नेशन, यूरोपियन नेशन विल बी स्केर्ड ऑफ यू, बट नहीं। तो एक तो साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स के लिए, इस पूरे के पूरे ज्योग्राफी या साउथ एशिया के इंटरेस्ट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों कंट्रीज 4000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती हैं, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज हैं, कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं हमारे। और इंडिया ने हमेशा, कोई भी पार्टी रही हो, हमेशा कोशिश करी है कि हम बांग्लादेश के साथ में अच्छे रिश्ते रखें। लेकिन सबसे बड़ा मेन कंसर्न क्या आता है? मेन कंसर्न आता है जो हमारी कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में, स्पेशली जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, बहुत ही 22 किलोमीटर नैरो स्ट्रिप है लैंड की, जिसे हम चिकन स्नैक भी कहते हैं, जो रेस्ट ऑफ द इंडिया को 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लिंक करता है। इसके बारे में इन्होंने बार बार कमेंट किया है। स्टूडेंट लीडर बोलते हैं वी विल कट ऑफ 7 सिस्टर्स, वी आर द, मोहम्मद यूनुस बोलते हैं वी आर द गार्जियंस ऑफ इंडियन ओशियन। तो आप हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हो, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज कर रहे हो। तो अगर कोई ऐसी पार्टी आती है पिक्चर में जिसका स्टांस कड़ा है इसके ऊपर, दैट वी विल डैमेज इंडिया थ्रू दिस चिकन नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज गोइंग टू हर्ट अस। हालांकि इंडिया अब बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे अलग अलग ट्रांसपोर्ट रूट्स बता रहा है, सिक्योरिटी प्लान लेके जाए जा रहे हैं जिससे इस कॉरिडोर को प्रोटेक्ट किया जा सके। इवन एक और प्लान आया था जहां पे हम अंडरग्राउंड रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं, अदर प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे ये रिस्क कम हो जाए। तो हम अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं यहां पे भी। फिर जो एक्सेस है बांग्लादेशी पोर्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जोड़ना है आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ में, जो कि हमारा मकसद है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, जहां पे हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ना चाहते हैं, और दोनों के दोनों कंट्रीज पे काम भी कर रहे हैं, जैसे रेल प्रोजेक्ट हो, रोड प्रोजेक्ट हो, हर एक चीज करी जा रही है। तो सिर्फ हमें नेबर के तौर पे नहीं दिख रहे हैं, हमारे अच्छे रिश्ते भी हैं, हमने इन्वेस्टमेंट भी किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश भी इस चीज का फायदा उठाए कि हम इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट कर पाए। एवरीथिंग वी आर ट्राइंग,
बट एट द सेम टाइम चाइना की तरफ से भी हमें कंपटीशन है, क्योंकि चाइना भी धीरे-धीरे अपना इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में बढ़ा रहा है, स्पेशली जो पॉलिटिकल चेंजेस 2024 में हुए हैं। चाइना ने इन्वेस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, पोर्ट्स में, डेवलपमेंट में, और बांग्लादेश अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और मैंने कहा है हर एक नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक बड़ी पावर ये चाहेगी कि उसका इन्फ्लुएंस हो वहां पे। क्योंकि आपके पॉलिटिकली कैसे रिश्ते हैं, इकोनॉमिक कैसे रिश्ते हैं, हर एक लेवल पे कैसे रिश्ते हैं, वो डिटरमाइन करता है उन दोनों देश के बीच के रिश्ते को। तो अगर आइडियोलॉजिकल बेसिस पे ही डिफरेंसेस आने लगेंगे तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन इकोनॉमिक टाइज एज वेल। आपको आर्थिक रिश्तों में भी देखने को मिलेगा, आपको पीपल टू पीपल कनेक्ट टाइज में भी लूज देखने को मिलेगा, बिकॉज आइडियोलॉजिकली वाइज हम डिफरेंट क्रिएट कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश। अब पाकिस्तान और चाइना के लिए क्या स्टेक्स हैं? देखिए, एक बार के लिए पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी को साइड में रखते हैं। पाकिस्तान और चाइना दोनों के दोनों चाहते हैं कि बांग्लादेश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, क्योंकि जो बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी इकोनॉमी के लिए। वो मैं बार-बार कर चुका हूं कि बांग्लादेश अगर 100% एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर, तो 80% दे आर एक्सपोर्टिंग रेडीमेड गारमेंट्स। तो अगर बांग्लादेश इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगा, तो फिर आप चाहे पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस हो, चाइना का इन्फ्लुएंस हो, कोई भी इन्फ्लुएंस हो, कोई मतलब नहीं रखता। फॉर एग्जांपल आप बलूचिस्तान में जाके देख लीजिए, चाइना ने इन्वेस्ट कर रखा है सीपैक कॉरिडोर के तहत, लेकिन जो बलूचिस्तान के अंदर अभी इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, अब खैबर पख्तूनवा के अंदर जो टीटीपी है, सरकार कोई भी हो, किसी तरीके की लीडरशिप हो, लेकिन अगर वहां पे पूरी कंट्री स्टेबल नहीं है, तो ना तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है, और इकोनॉमिक ग्रोथ में चाहे वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, या फिर इन्फ्लेशन की बात करें, या डेट की बात करें, आप जाके देख लीजिए, परफेक्ट एग्जांपल इज सिटिंग देयर। इसीलिए हर एक नेशन जो किसी भी नेशन में इन्वेस्ट करता है, वहां पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी क्या विचारधारा है जो सरकार आ रही है। और अगर कोई भी ऐसी सरकार चुन के आती है जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है बांग्लादेश के अंदर, तो देन इट विल नॉट बी गुड फॉर एनीवन। इसीलिए एक नई गवर्नमेंट को दोबारा से कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना होगा, चाहे वो बायर्स हो, या इन्वेस्टर्स हो, या एक्सपोर्टर्स हो, कुछ भी हो, सो दैट जो चाइना ने हेविली इन्वेस्ट कर रखा है स्पेशली ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 2024 के बाद में, वो हर्ट ना हो। और बांग्लादेश भी, पाकिस्तान भी बांग्लादेश को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर या पार्टनर मानता है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक ट्रेड। बट मान लीजिए कि जमाते इस्लाम की पार्टी जीतती है, तो जैसा हिस्टोरिकली मैंने आपको बताया कि 1970s के टाइम पे भी जमाते इस्लामी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी, तो आइडियोलॉजिकली कहीं ना कहीं ये सिमिलर है। तो पाकिस्तान का होल्ड बढ़ता हुआ दिख सकता है अगर जमाते इस्लामी आती है तो। पाकिस्तान जो भी डिस्ट्रेस था 1971 के टाइम पे, उसको कम कर सकता है, अपने रिश्ते मजबूत कर सकता है। बट जमाते इस्लामी को भी पता है, या बीएनपी को भी पता है, कि पाकिस्तान हमारा कोई इतना इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर नहीं है एज कंपेयर टू चाइना, इंडिया, ईयू, यूएस। तो कोई भी पार्टी आए, अगर उसको बाहर वाली कंट्री कंट्रोल कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, और उसमें फिर आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है, तो फिर आपने इस इलेक्शन से कुछ अचीव नहीं किया। वहीं पे अगर चाइना के रिलेशन जमात से कंपेयर करो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। लेकिन चाइना ये सोचेगा कोई भी पार्टी आए, मेरे जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में हो, वो हर्ट नहीं होने चाहिए। और जमाते इस्लामी भी चाहेगा कि हमें वैलिडेशन चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर सरकारें इन्वेस्टमेंट करेंगी तो हमारी गवर्नमेंट को पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिलेगी, हमारी गवर्नमेंट की तारीफ होगी। सेम अगर आप बीएनपी की बात करें, तो बीएनपी के भी पास्ट में इंडिया के साथ में कोई अच्छे रिश्ते नहीं है, जो मैंने आपको बताया, टेंस रिलेशन रहे हुए थे जब खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन अब बीएनपी का यह मानना है कि हमें डाइवर्सिफाई करना है, हम इंडिया की डोमिनेंस को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दैट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना विल इन्वेस्ट, इंडिया विल इन्वेस्ट, दे विल हैव गुड रिलेशन विद ईच अदर। और पाकिस्तान की एंट्री अगर जमात इस्लामी के थ्रू होती है, तो यूएस विल बी मोर एक्टिव हियर आल्सो, बिकॉज एज यू नो कि भाई पाकिस्तान तो पपट है। तो दोनों ही केसेस में अगर आप बात कर रहे हैं, तो आज के टाइम के हिसाब से जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर बीएनपी आती है, तो देयर आर मोर चांसेस कि इंडिया कैन हैव, और इंडिया विल हैव अ स्टेबल रिलेशन विद बांग्लादेश। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया पे डिपेंड किया जाएगा, और वो कोई कंट्री करती भी नहीं है। दैट्स व्हाट इवन तालिबान इज आल्सो नॉट डूइंग इट इन अफगानिस्तान। रशिया उनको रिकॉग्नाइज कर रहा है, हमारे साथ में रिश्ते बना रहे हैं, यूएस को बोल रहे हैं कि आप हमारे से प्यार से बैठ के बात कीजिए, हम करेंगे ना। हम टेररिस्ट अटैक क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब हमें सरकार बनानी है, हमें चलानी है सरकार। अगर आप टेररिस्ट अटैक करोगे तो आपको कभी रिकॉग्निशन मिलेगा ही नहीं। हालांकि अभी उन्हें रिकॉग्निशन इसलिए नहीं मिल रहा है जिस तरीके से वो गर्ल्स और जो वुमेन के राइट्स हैं उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन है जो आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन पॉलिटिक्स कितनी भी लाउड हो, इकोनॉमिक्स विल डिसाइड द सर्वाइवल, क्योंकि जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट की जाती है मोस्टली वेस्टर्न बायर्स को। तो अगर यहाँ पे अनरेस्ट आता है तो आपके पास कैंसल ऑर्डर्स रहेंगे, जो आपने अभी देख लिया सिचुएशन कैसी है। फिर उसके बाद में कोई भी नई गवर्नमेंट अगर आती है,
तो उनको वेस्ट को एक्सपोर्ट्स के लिए प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, चाइना को इंपोर्ट्स के लिए, क्योंकि जो चाइना का पकड़ है सप्लाई चेन के ऊपर। तो साफ-साफ ये बात है कि इकोनॉमिकली आप कितने स्टेबल हैं, इकोनॉमिकली कितने आप स्ट्रांग हैं, वो डिसाइड करेगा। और अगर उस टाइम पे आप इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हैं और फिर आप उस रेडिकलिज्म की तरफ जा रहे हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो अगेन जो सिचुएशन अभी है वैसी सिचुएशन बाद में भी रहेगी और फिर उसका कोई सेंस नज़र नहीं आता। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर बीएनपी आती है, तो हो सकता है एक स्टेबल गवर्नमेंट हमें देखने को मिले, इंडिया के साथ में रिश्ते उतने टेंस ना हो जितने पास्ट में थे, फंक्शनल हो, चाइना का इन्फ्लुएंस हमें बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश हो सकती है। बट अगर जमात-ए-इस्लामी और उसकी कोएलिशन आती है जहाँ पे हमें इस्लामिस्ट इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इंडिया के साथ फ्रिक्शन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान और चाइना का इन्वॉल्वमेंट यहाँ ज़्यादा हो सकता है और वो चीज़ यूएस और वेस्टर्न नेशंस को भी पसंद नहीं आएगी, अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है तो। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा वन बाय वन जो भी सिनेरियोज़ अभी बाहर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि बांग्लादेश में कौन जीतता है एंड उसके बाद में कैसे रिश्ते बनते हैं, बिकॉज़ इंडिया वाज़ लिटरली वेटिंग फॉर दिस मोमेंट कि हू विल मेक द गवर्नमेंट इन बांग्लादेश? इज़ इट गोइंग टू बी बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी विद इट्स कोएलिशन? सो आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया ऑल इंडिया यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। फरवरी 15 2026 को 9:30 और 2:30 बजे 2 स्लॉट में हम करवा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।